हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डिकेशल भैया। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं लॉस्ट स्प्रिंग चैप्टर के पार्ट 2 को, और इस पार्ट का नाम है आई वांट टू ड्राइव ए कार। और जिस तरह से हमने पार्ट 1 में देखा था ना कि कैसे साहिब जैसे गरीब बच्चों का जो सपना होता है उसका गला घोट दिया जाता है, उसी तरह से इस पार्ट में हम मुकेश की कहानी को देखेंगे कि उसके सपने का क्या होता है। I mean, उसका क्या सपना है और वो अपने सपनों को कभी पूरा कर भी पाएगा या फिर नहीं। तो टेंशन मत लो, इस पार्ट में हम बहुत ही अच्छे से मुकेश की कहानी को समझेंगे। लेकिन अगर तुम्हें वीडियो पसंद आते और अभी तक तुमने सब्सक्राइब नहीं किया तो यार प्लीज सब्सक्राइब कर देना। और इस वीडियो की लाइक एम रखते हैं 20K लाइक्स, आई होप सो हो जाए। और अगर तुम भी उन्हीं लोगों में से एक हो जिन्हें मेरे वीडियोस पसंद आते हैं फिर भी सब्सक्राइब नहीं करा है तो यार कर दो, मुझ जैसे गरीब का भला हो जाएगा। वरना लॉस्ट स्प्रिंग के पार्ट 3 में मेरी कहानी पढ़ोगे तुम लोग। और हाँ, मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर लेना, क्योंकि क्लास 12 पास होने के बाद तुम लोग मेरे वीडियोस को दोबारा देखने आओगे नहीं, तो उस केस में सिर्फ हमारा रिश्ता इंस्टाग्राम के थ्रू ही बना रह पाएगा। और बाकी तुम्हें मेरे पर्सनल लाइफ के बारे में भी जानने को मिलेगा। खैर, तुम्हारी मर्जी। अब बिना टाइम वेस्ट किए चैप्टर का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। तो देखो, इस कहानी को समझने के लिए सबसे पहले हमें फिरोजाबाद जाना पड़ेगा, जहाँ पर मुकेश नाम का एक यंग लड़का रहता है। वैसे तुम्हें ये तो पता ही होना चाहिए कि फिरोजाबाद को इंडिया का ग्लास बैंगल कैपिटल भी कहते हैं, क्योंकि फिरोजाबाद के हर घर में, हर गली में तुम्हें बैंगल मेकर्स देखने को मिल जाएंगे। और फिरोजाबाद का मैक्सिमम लोकल पॉपुलेशन जो है ना, वो बैंगल मेकर्स से ही भरा हुआ है। और ये लोग ये बैंगल मेकिंग का काम कई जनरेशन से करते हुए आ रहे हैं। हालांकि फिरोजाबाद की ये जो बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री है ना, ये बिल्कुल भी अच्छी इंडस्ट्री नहीं है। ये इंडस्ट्री बहुत ज्यादा हार्श है, क्योंकि यहाँ पे छोटे छोटे बच्चों को फर्नेस के सामने काम करवाया जाता है, जहाँ हीट और डिम लाइट से इन बच्चों की आंखें तक खराब हो जाती है। और तो और इन बच्चों में हेल्थ का भी बहुत ज्यादा रिस्क रहता है। अब देखो, ऑब्वियस सी बात है, अगर बचपन में तुम्हें भी कोई एक अंधेरे कमरे में बंद कर देता और एक आग के सामने बैठाकर बोलता कि बस बैंगल्स बनाते रहो, तो तुम्हें कैसा लगता? ऑब्वियस सी बात है, तुम्हें लगता कि मेरे साथ चाइल्ड लेबर हो रहा है। लेकिन फिरोजाबाद के जो बच्चे थे ना, वो इतने इंटेलिजेंट नहीं थे या फिर इतने पढ़े लिखे नहीं थे। उन्हें नहीं पता था कि उनके साथ क्या हो रहा है। वो बस इस चीज को अपना लेते हैं और उन्हें लगता है कि यही उनका पूरा लाइफ है। और तो और आज हम मुकेश के बारे में पढ़ने वाले हैं, और मुकेश की जो फैमिली है ना, वो भी इसी धंधे में है। धंधे का मतलब हमेशा वो नहीं होता जो तुम सोच रहे हो। खैर, आगे बढ़ते हैं। और तो और मुकेश की जो फैमिली है ना, वो चाहते हैं कि मुकेश भी यही काम करे, पर उसकी फैमिली को ये बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि ये जो काम वो मुकेश से करवाना चाहते हैं ना, ये इलीगल है। ऑब्वियसली चाइल्ड लेबर है। इसके बाद तुम्हारी जो ऑथर है, यानी कि जो एनिस जंग है, वो सोचती है कि अगर यहाँ पर फिरोजाबाद में प्रॉपरली लॉ को इन्फोर्स किया जाता है ना, तो यहाँ की गवर्नमेंट 20,000 से भी ज्यादा बच्चों को बचा सकती है। लेकिन क्या गवर्नमेंट इन बच्चों को और इनकी फैमिली को सच में बचाना चाहती है? देखो, एक्चुअली ऐसा नहीं है, क्योंकि इन धंधों के कारण यहाँ की जो गवर्नमेंट है उन्हें बहुत फायदा होता है। इन लोगों का भले फायदा नहीं होता, लेकिन पॉलिटिशियंस और सरकार का बहुत ज्यादा फायदा होता है। अब तुम लोग सोच रहे होगे भैया आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, तो टेंशन मत लो, स्टोरी जब तक खत्म होगा तब तक तुम्हें समझ में आ जाएगा। खैर, अब हम लोग देखते हैं कि एनिस जंग, यानी कि तुम्हारी जो ऑथर है, वो जब पहली बार मुकेश से मिलती है तो उससे वो क्या बात करती है। मुकेश, तुम्हारी लाइफ यहाँ फिरोजाबाद में कैसी चल रही है? दीदी, मुझे ये बैंगल्स बनाने का कोई शौक नहीं है। वैसे भी इस काम में बहुत गर्मी और धुएं के बीच रहना पड़ता है, और तो और ये काम करते करते मेरी आंखें भी बहुत दर्द करती है। दीदी, मैं तो मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ पे सभी लोग मुझे बोलते हैं कि मुकेश तू बैंगल बना, यही तेरा काम है। अच्छा, ये सब छोड़ो दीदी, आपको पता है मेरा घर ना रिबिल्ट हो रहा है, यानी कि टूटकर फिर से बन रहा है। आप देखने चलोगे? मुकेश का ये सपना सुनकर काफी अच्छा लगता है, क्योंकि छोटा लड़का होके भी वो बहुत एम्बिशियस है। हालांकि मुकेश के घर जाने वाला जो रास्ता है ना, उसमें बहुत सी प्रॉब्लम है। और सबसे सरप्राइजिंग बात ये है कि सारे घर बहुत छोटे छोटे होते हैं, लेकिन उसमें रहने वाली फैमिली बहुत बड़ी होती है। इसके अलावा हम जिस एरिया से होके मुकेश के घर जा रहे थे, वो लोगों से और जानवरों से बहुत क्राउडेड था। और इतने सारे लोगों को, जानवरों को एक साथ देख के ऐसा लग रहा था मानो मैं प्रिमिटिव टाइम में आ चुकी हूँ, यानी कि पुराने जमाने में। इसके बाद मुकेश अपने घर के सामने रुकता है, जिसका दरवाजा लोहा का था। और जो मुकेश होता है ना, वो उस लोहे के दरवाजे पे जोर से लात मारता है और अंदर घुस जाता है। और उस घर के अंदर कॉर्नर में एक फायरवुड स्टोव रखा हुआ था, जो सूखी घास का बना हुआ था, और उसके ऊपर एक बड़ा सा बर्तन रखा हुआ था जिसमें पालक का साग बन रहा था। और जमीन पे एक एल्युमिनियम प्लेट भी रखा हुआ था जिसमें बहुत सारे वेजिटेबल्स भी रखे हुए थे। और उसी स्टोव के बगल में एक बहुत सी कमजोर दिखने वाली लड़की बैठी हुई थी, और वो घर के लोगों के लिए खाना बना रही थी। और पता है, फायरवुड के सामने बैठकर काम करने से इस छोटी सी लड़की के आंख में स्मोक भर जाता है, जिसके चलते उसके आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। लेकिन फिर भी ये लड़की स्माइल करते हुए सबके लिए खाना बनाती है। पता है, उस लड़की का एज ना ज्यादा नहीं था, लेकिन फिर भी उस लड़की के ऊपर बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, क्योंकि वो मुकेश के
बड़े भाई की पत्नी थी और इतनी कम उम्र में उसके ऊपर मुकेश का बड़ा भाई और मुकेश के फादर की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। इसके बाद जैसे ही मुकेश के फादर घर में आते हैं तो मुकेश के बड़े भाई की जो पत्नी थी ना वो दीवार के पीछे खड़ी हो जाती है और घूंघट ओढ़ लेती है। वैसे मुकेश के जो फादर है ना वो भी अभी बैंगल मेकर है और पास्ट में यानी कि पहले के टाइम में उन्होंने टेलरिंग का काम भी किया हुआ है। और तो और मुकेश के फादर बहुत ही ज्यादा लेबोरियस इंसान है, यानी कि वो बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्किंग इंसान है। लेकिन इतने हार्ड वर्किंग होने के बावजूद वो अभी तक अपने घर को अच्छे से नहीं बना पाए हैं और ना ही वो अपनी दोनों बेटियों को स्कूल भेज पाए हैं। उन्होंने बस इतना काम कर दिया है कि उन्होंने अपने दोनों बेटों को अच्छे से बैंगल मेकिंग का काम सिखा दिया है। और तो और मुकेश की बड़ी भाई की जो पत्नी है ना वो भी अब बैंगल मेकिंग का काम साथ में करती है। ये हमारा कमरा है, हमारा नसीब है जो हम बैंगल्स बनाने वाले कास्ट में पैदा हुए हैं। हमने तो बस जिंदगी भर बैंगल्स ही देखा है, हमारे घर में, हमारे कमरों में, हमारे आंगन में, हमारे गलियों में, यहाँ तक कि मेरे पति भी मेरे आंखों के सामने बैंगल्स के ग्लास घिसते घिसते अंधे हो गए। क्या ये गॉड गिवन लिनेज है? क्या ये पूर्वजों से दिया जा रहा हमारे ऊपर बोझ है? क्या ये कभी टूट भी सकता है? देखो मुकेश की दादी के शब्दों में ना एक गहरी मजबूरी दिखाई देती है और उनके अकॉर्डिंग बैंगल्स बनाना एक नसीब है जो कभी नहीं बदलेगा। और तो और फिरोजाबाद में ये जो स्पाइरल बैंगल्स है ना ये तुम्हें हर कलर्स में देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि सनी गोल्ड, पैडी ग्रीन, रॉयल ब्लू, पिंक, पर्पल, यहाँ तक के रेनबो के हर कलर्स के बैंगल्स तुम्हें देखने को मिल जाएंगे। पता है यहाँ हैंड कार्ड्स पर बैंगल्स पाइल किए हुए होते हैं, यानी कि हैंड कार्ड्स पर बैंगल रखे हुए होते हैं जिसे जवान लड़के उठाकर गलियों में ले जाते हैं और डार्क हटमेंट्स में यानी कि अंधेरे कमरों में फ्लिकरिंग ऑयल यानी कि लैंप्स के सामने बच्चे और उनके माँ बाप और फैमिली के सभी मेंबर्स मिलकर इन बैंगल्स को बनाते हैं। ग्लास के टुकड़ों को विल्ड करते हैं यानी कि जोड़ते हैं और बहुत ही सुंदर सुंदर स्पाइरल बैंगल्स को बनाते हैं। और इसलिए फिरोजाबाद के जो ज्यादातर बच्चे हैं ना उन्हें बचपन से ही अंधेरे में रहने का ज्यादा आदत हो जाता है और उनका जो आईसाइट होता है वो भी उसी अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाता है। हालांकि ये कोई अच्छी बात नहीं है क्योंकि एडल्टहुड होने से पहले यानी कि जवान होने से पहले ही उनकी आंखें खराब हो जाती है। इसके बाद में एक और लड़की सविता से मिलती हूँ। वो एक पिंक ड्रेस में एक बूढ़ी औरत के साथ ग्लास के टुकड़ों को जोड़ रही थी। उसके हाथ मानो किसी मशीन के तरह लग रहे थे, शायद ऐसा इसलिए क्योंकि ये काम वो बचपन से करती हुई आ रही थी। हालांकि अभी भी वो बच्ची ही है, उसे खुद भी नहीं पता होगा कि ये जो बैंगल्स वो बना रही है वो एक भारतीय महिला का सुहागन का प्रतीक है। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन उसका सर लाल घूंघट से ढका होगा, हाथों पे मेहंदी होंगी और कलाइयों पे बैंगल्स होंगे। उस दिन उसे ये बात समझ आएगी, तब वो खुद भी किसी की ब्राइड बन चुकी होगी, बिल्कुल उस बूढ़ी औरत की तरह जो उसके साथ बैठी है। उस बूढ़ी औरत के हाथों पे तो बैंगल्स है पर आंखों पे कोई रोशनी नहीं। ये सब मेरे दिमाग में चल ही रहा था कि तभी वो बूढ़ी औरत मुझे देखती है और ये कहती है, दीदी एक वक्त शेर भर खाना भी नसीब नहीं हुआ। इसका मतलब वो बूढ़ी औरत कहना चाह रही थी कि उसने अपनी पूरी जिंदगी एक बार भी पेट भर खाना नहीं खाया है। इसके बाद एनिस जंग देखती है कि उस बूढ़ी औरत के बगल में एक बुढ़ा आदमी बैठा हुआ होता है जो कि कोई और नहीं उसका पति होता है और वो कहता है कि बेटी मुझे बैंगल्स बनाने के अलावा कुछ और नहीं आता है, मैंने बस एक अच्छा काम किया है कि अपने फैमिली के लिए घर बना दिया है। इसके बाद एनिस जंग सोचती है कि चलो इस इंसान ने वो चीज तो हासिल किया है जो कई लोग अपनी पूरी जिंदगी में नहीं कर पाते हैं, यानी कि कम से कम इस इंसान ने अपनी फैमिली को रूफ तो दिया है, छत तो दिया है। कई लोग तो अपनी पूरी जिंदगी में घर तक नहीं बना पाते हैं। और पता है फिरोजाबाद के बच्चों को तो छोड़ो, फिरोजाबाद में जो बड़े लोग हैं ना वो भी कभी ड्रीम नहीं देख पाते हैं, यानी कि वो लोग कभी ये नहीं सोच पाते कि वो लोग बैंगल मेकिंग के अलावा भी कोई और काम कर सकते हैं। फिरोजाबाद के हर घर में बस यही आवाज गूंजती है कि हमारे पास पैसे नहीं है और हम तो बस बैंगल्स बनाने के लिए ही पैदा हुए हैं, हमारा कोई और मकसद नहीं है। और पता है फिरोजाबाद में ना टाइम के साथ कुछ भी नहीं बदला है क्योंकि ईयर्स ऑफ माइंड नंबिंग टॉयल ने इन सब की इनिशिएटिव लेना और सपने देखने की एबिलिटी को खत्म कर दिया है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात पता है, यहाँ से कई बार क्वेश्चंस भी आते हैं कि मुकेश की फैमिली और पूरा फिरोजाबाद एक वीसीएस साइकिल में फंसा हुआ है। अब तुम लोग सोच रहे हो कि भैया ये वीसीएस साइकिल में वो लोग कैसे फंस गए, ये साइकिल है तो है क्या? कोई बात नहीं, मैं तुम्हें बताता हूँ। तो देखो एक्चुअली में ना बैंगल्स मेकिंग बहुत ही ज्यादा प्रॉफिटेबल काम है, पर ये जो फिरोजाबाद के बैंगल मेकर्स है ना ये लोग डायरेक्टली बैंगल्स को दुकानों में या लोगों को नहीं बेचते हैं, ये बैंगल्स को मिडिल मैन को बेचते हैं जो इनसे बैंगल्स को बहुत ही कम दाम में या कई बार फ्री में भी खरीद लेते हैं और फिर वो मिडिल मैन दुकानों में और लोगों को जाकर बैंगल्स महंगे महंगे दामों में बेचते हैं। अब तुम्हारे मन में ये भी सवाल आया होगा कि भैया कोई अपने बैंगल्स को फ्री में क्यों देगा? मैं तुम्हें समझाता हूँ। तो ये जो मिडिल मैन होते हैं ना ये इन फिरोजाबाद के गरीब फैमिली को लोन्स देते हैं
और बदले में ये उन्हें बस बैंगल बनाने को बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये बोलते हैं कि तुम मुझे 10,000 बैंगल्स बना के दो तभी मैं तुम्हें 10,000 का लोन दूंगा। और इन गरीब फैमिली को लोन को इंटरेस्ट के साथ तो चुकाना ही पड़ता है, साथ ही साथ इनके लिए फ्री में बैंगल्स भी बनाना पड़ता है। इस तरह से ये जो मिडिल मैन है ना, ये फिरोजाबाद के गरीब फैमिलीज को एक्सप्लॉइट करते हैं। और इसी तरह से ये जो फिरोजाबाद के लोग हैं ना, ये वीसीएस साइकिल में फंस के रह जाते हैं। इसके बाद हम आगे देखते हैं कि जो एनीस जंग है ना, वो कुछ जवान लड़कों को एक साथ इकट्ठा करके उनसे कुछ सवाल करती है। चलो देखते हैं कि वो क्या सवाल करती है। तुम लोग एक कोऑपरेटिव फॉर्म क्यों नहीं करते? साथ मिलके काम करोगे ना तो कोई मिडलमैन या कोई और लूट नहीं पाएगा। इस पे वो जो जवान लड़के होते हैं वो बहुत ही ज्यादा उदास होकर कहते हैं कि हम कोऑपरेटिव नहीं बना सकते हैं, कि अगर हम ऐसा करेंगे ना तो पुलिस हमें पकड़ लेगी और बहुत मारेगी, क्योंकि ये इलीगल काम है ना। ऊपर से हमारा कोई लीडर भी नहीं है जो हमें हेल्प करेगा। हमारे बाप दादा भी हमारी तरह हार मान चुके हैं, हम क्या ही कर सकते हैं। इसके बाद एनीस जंग जब इन सारे यंग लड़कों की बात को सुनती है ना, तो वो बहुत ही ज्यादा शॉक में चली जाती है। वो सोचती है कि इन्हें खुद भी नहीं पता कि लीगल इलीगल क्या होता है, क्योंकि कोऑपरेटिव बनाना कोई इलीगल काम नहीं है। लेकिन फिरोजाबाद की पॉलिटिशियंस, मिडिलमैन, पुलिस सभी लोग एक साथ मिलकर इन सबको बेवकूफ बना रहे हैं। हालांकि कोऑपरेटिव बनाना तो लीगल काम है, जिन्हें ये यंग लड़के इलीगल बोल रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ ये अपने बच्चों से काम करवाते हैं जो कि इलीगल काम है, जिसे ये लीगल मानते हैं। तो इन सब बातों से एनीस जंग को समझ में आ जाता है कि फिरोजाबाद के इन गरीब फैमिलीज को बिल्कुल भी समझ नहीं है कि लीगल इलीगल क्या होता है। और एनीस को यह भी समझ में आ जाता है कि बहुत ही बड़े स्तर पे इन्हें बेवकूफ बनाया जा रहा है। इसके बाद एनीस जंग हमें बताती है कि फिरोजाबाद में दो अलग अलग दुनिया है। फिरोजाबाद की एक दुनिया जिसमें चाइल्ड लेबर हो रहा है, लोग पॉवर्टी और कास्ट के स्टिग्मा में फंसे हुए हैं। वहीं दूसरी दुनिया जहाँ पे मिडिलमैन, पुलिस, ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिशियंस और भी कई सारे पावरफुल लोग मिलकर इन गरीब फैमिलीज को चूतिया बनाते आ रहे हैं, इससे ये फैमिली कभी भी निकल नहीं सकती है। और ये जो बोझ है ना, ये इनके बाप दादा की तरह इन पर भी लग जाता है। और ये जो फिरोजाबाद की मासूम गरीब फैमिली है, ये बहुत ही नेचुरली इन सब चीजों को एक्सेप्ट कर लेते हैं। और देखो ये ऑब्वियस सी बात है, ये लोग अगर बैंगल मेकिंग के अलावा कुछ और भी करना चाहेंगे ना, तो ये लोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कुछ और करने के लिए डेयर चाहिए होगा। और इन फिरोजाबाद की फैमिलीज में ना बिल्कुल डेयर नहीं है। डेयरिंग तो इनकी जिंदगी का हिस्सा तक नहीं है। हालांकि इन सब लोगों में मुकेश जो है ना, वो थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि उसमें कुछ चिंगारी दिखाई देती है। इसलिए जो एनीस जंग है ना, वो मुकेश से पूछती है कि मुकेश तुम क्या बनना चाहते हो? दीदी मैं तो मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ, मैं गैराज जाके अच्छे से सीखूंगा। पर गैराज तो काफी दूर है, तुम कैसे जाओगे? कोई बात नहीं दीदी, मैं चल के चला जाऊंगा। क्या तुम प्लेन उड़ाने का भी सपना देखते हो? नहीं। देखो मुकेश के जवाब में ना शर्मिंदगी तो दिखाई देती है, लेकिन अभी तक उसका ये ड्रीम उसके लिए रिग्रेट नहीं बना है। यानी कि मुकेश अभी भी अपने ड्रीम्स को फॉलो करना चाहता है और मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। और देखो मुकेश मोटर मैकेनिक बनने का सपना इसलिए देखता है क्योंकि फिरोजाबाद के सड़कों पे बहुत सारी कार्स चलती है, लेकिन उसने शायद ही अपनी पूरी जिंदगी में किसी भी एरोप्लेन को उड़ता हुआ देखा होगा, क्योंकि फिरोजाबाद के ऊपर से रेयरली ही कोई एरोप्लेन उड़ता हुआ दिखाई देता है। और यही वो इंटरेस्ट है कि मुकेश का सपना पायलट बनने से ज्यादा मोटर मैकेनिक बनने में। और इस तरह से ये जो लॉस्ट स्प्रिंग का पार्ट 2 है ये खत्म होता है। आई होप सो तुम्हें बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और मिलते हैं तुमसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।